नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल बियॉन्ड ट्यूटर्स पर मैं मनीष मेवाल है दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो फिर से आज क्लास 10th की पॉलिटिकल साइंस की सीरीज में नया वीडियो में आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं। चैप्टर 2 फेडरलिज्म, वीडियो नंबर, पार्ट नंबर, लेक्चर नंबर 7। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा क्या टॉपिक है? आज का टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, ये हमारा आज का टॉपिक है। अब आज के टॉपिक में जो हम लोग पढ़ेंगे वो पूरा का पूरा जानेंगे लोकल गवर्नमेंट के बारे में। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आने वाले दो वीडियो पार्ट 7 और पार्ट 8 टोटली डिस्कसिंग होंगे अबाउट लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट क्या होती है, क्या उसके फंक्शनिंग है, कैसे वो बनती है, जो भी काम है वो सारे उसके बारे में हम लोग जानेंगे इन दो आखिरी के वीडियोस में। तो आज का जो टॉपिक है वो डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया है। अब डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, लोकल गवर्नमेंट का डिसेंट्रलाइजेशन से क्या कनेक्शन है, और लोकल गवर्नमेंट और डिसेंट्रलाइजेशन में तो क्या डिफरेंसेस है, क्या सिमिलरिटीज है, वो सारा आपको जानने के लिए आज का ये वीडियो लास्ट तक देखना होगा, जो कि अप्रोक्स 15 to 20 मिनट्स का जो भी बनता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। कोरोना महामारी जिस प्रकार से पूरे विश्व में अपना कोहराम मचा रही है, उस प्रकार से मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप सभी घर में रहे, सुरक्षित रहे, अच्छे से रहे और अपनी इम्यूनिटी पावर का बहुत ध्यान रखें, ठीक है, जिससे कि आप बीमार ना पड़े। और गर्मी का मौसम है, पानी खूब पिए, ध्यान रखें अपना, और पढ़ाई में पूरा ध्यान लगाएं, ठीक है, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। अगर आप स्वस्थ रहोगे तो ही अच्छी पढ़ाई कर पाओगे। तो इसलिए सबसे पहले तो आप स्वस्थ रहिए, फिट रहिए। मेरे लिए सबसे जरूरी यही है कि मेरे स्टूडेंट्स, मेरे सब्सक्राइबर्स स्वस्थ रहे, फिट रहे। आप अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि सर हमें आपके चैनल के वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। ओके, तो रेगुलर बेसिस पे मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूं। कल भी मैंने वीडियोस अपलोड करे हैं, रेगुलर बेसिस पे करता हूं और रेगुलर ही करता जाऊंगा। तो आज का वीडियो में शुरू करता हूं, दैट इज द डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। क्या टॉपिक है? डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। भारत में डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन, ये अब आप सोचोगे सर सबसे पहले आज आप ये बताओगे कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, पर नहीं स्टूडेंट्स, आज डिसेंट्रलाइजेशन को जानने से पहले मैं आप लोगों को लोकल गवर्नमेंट के बारे में बताऊंगा। लोकल गवर्नमेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि लोकल गवर्नमेंट क्या है और क्या उसका प्रोसीजर है। ओके, तो लोकल गवर्नमेंट के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। लोकल गवर्नमेंट की वैसे चर्चा कोई आज हम पहली बार नहीं कर रहे, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट पावर शेयरिंग से फर्स्ट वीडियो से अपन लोगों ने लोकल गवर्नमेंट की चर्चा शुरू करना स्टार्ट करी थी, और आज चैप्टर 2 के पार्ट 7 पे भी अपन लोकल गवर्नमेंट की चर्चा कर रहे हैं। बट हर वीडियो में मैंने ये कहा है कि डिटेल में जो चर्चा है वो बाद में करेंगे, तो वो बाद वाला वक्त स्टूडेंट्स आज का आगे। तो सबसे पहले तो आपका जो बेस है वो क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए लोकल गवर्नमेंट होती क्या है। ओके, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, इनके फंक्शन क्या है। तो लोकल गवर्नमेंट थर्ड टायर और लेवल ऑफ द गवर्नमेंट इन द कंट्री। थर्ड टायर और लेवल ऑफ द गवर्नमेंट इन द कंट्री। कौन सा टायर है, कौन सा लेवल है? थर्ड टायर। जो गवर्नमेंट का कंट्री में थर्ड टायर होगा, लेवल होगा, वही क्या है? लोकल गवर्नमेंट है। हम लोग हमेशा चर्चा करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये दो गवर्नमेंट की हमने हमेशा से चर्चा करी है। तो दो लेवल तो कौन से हो गए? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। और थर्ड लेवल कौन सा हो गया? लोकल गवर्नमेंट। बहुत सी बार बच्चे कहते हैं कि सर हम लोकल गवर्नमेंट को सही से समझ नहीं पाते हैं और इससे भूल जाते हैं, पर आज मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि आप कभी भूलोगे नहीं, आप 10th क्लियर आउट करने के बाद भी नहीं भूलोगे। ओके, देखो आप सिंपल ये बात करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट किसके लिए होती है? फॉर द एंटायर कंट्री, फॉर द एंटायर कंट्री, पूरे देश के लिए होती है, ठीक है, पूरे देश के लिए होती है। सी फॉर कंट्री, सी फॉर सेंटर, ठीक है, पूरे सेंटर किसके लिए? पूरी कंट्री के लिए। ओके, स्टेट गवर्नमेंट फॉर द एंटायर स्टेट, जिस भी स्टेट में है उसके लिए है। तो एस फॉर स्टेट और एस फॉर स्टेट, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्री के लिए। तो क्या हो गया? ट्रिक हो गई ना आपकी, सी फॉर सेंटर, सी फॉर कंट्री, एस फॉर स्टेट और एस फॉर स्टेट। ओके, अब बात आती है सर लोकल गवर्नमेंट कैसे बताओगे? लोकल गवर्नमेंट तो आप अभी तक ऐसा डिस्कशन कभी करा ही नहीं, तो मैं आज बता देता हूं। लोकल गवर्नमेंट, सेंटर पूरे देश के लिए काम कर रहा है, स्टेट आपके स्टेट के लिए काम करे। लोकल गवर्नमेंट चूज करी जाती है फॉर लोकेलिटी। लोकेलिटी क्या होती है? जिस एरिया में आप रहते हैं, तो एल फॉर लोकेलिटी, एल फॉर लोकल। लोकेलिटी से आप लोकल का पता लगा सकते हो। जो सरकार आपकी लोकेलिटी, आपके एरिया के लिए चुनी जाती है, जिस एरिया में आप रहते हो, उस एरिया के लिए जो सरकार चुनी जाए उसी को क्या कहते हैं? लोकल गवर्नमेंट
कहते हैं। आई बात समझ में? कंट्री से सेंटर, स्टेट से स्टेट और लोकेलिटी से लोकल। आई बात समझ में? तो लोकेलिटी की गवर्नमेंट कौन सी होगी? लोकल गवर्नमेंट होगी। और अब ये लोकेलिटी के लिए क्यों कही गई, ये भी आगे वीडियो में जानेंगे। देखो अब है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जब इलेक्शंस होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, मैंने बोला भी था आप वीडियो देखिएगा, तो लोकसभा का मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, वो देखिएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट में जब चुनाव होते हैं तो हम एक पर्सन को सिलेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसे हम क्या कहते हैं? एमपी कहते हैं। ठीक है, जब लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा पे स्पेशल वीडियो मैंने बना रखा है, मास्टर क्लास पॉलिटी के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें देखिएगा। लोकसभा में पूरा वीडियो बना रखा है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में 2 वीडियो बना रखे हैं, कैसे इलेक्ट होते हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, सब कुछ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हम चूज करते हैं। तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहां जाके बैठते हैं? दिल्ली में जाके बैठते हैं। ओके, जब स्टेट गवर्नमेंट के चुनाव होते हैं तो हम लोग एमएलए चुनते हैं, जिसे फुल फॉर्म है उसकी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे हम क्या कहते हैं? एमएलए कहते हैं। ठीक है, तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ये एमएलए। तो स्टेट गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है, उस पर भी मैंने पूरा वीडियो बना रखा है, उस मास्टर क्लास पॉलिटी में आप देखिएगा। तो एमएलए चुनते हैं, एमपी को चुनते हैं एमएलए। और अब ये एमएलए कहां बैठते हैं? जहां आपका स्टेट उसकी कैपिटल है, ठीक है, वहां पे जाके बैठते हैं। ओके, उस वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली में ये लोग बैठते हैं। तो एमपी और एमएलए, एमपी के पास क्या होता है? जो एरिया होता है ना, जुरिस्डिक्शन एरिया, जो पावर लिमिट का एरिया है, वो थोड़ा बड़ा होता है, बड़ा एरिया होता है। उसके अंडर में जो लोग आते हैं वो ज्यादा आते हैं, तो वो हर किसी की प्रॉब्लम को क्या सोल्व आउट नहीं कर सकता, सुन नहीं सकता, और उसके पास और भी काफी काम होते हैं। फिर एमएलए आता है, एमपी के कंपेरिजन में उसके एरिया छोटा होता है, जुरिस्डिक्शन पावर छोटा होता है, बट फिर भी काफी लोग उसके अंडर में भी आते हैं। तो क्या है, ये भी इतना हर एक पर्सन को क्या है, उसकी प्रॉब्लम को सोल्व आउट नहीं कर सकता। जब एमपी बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है, एमएलए बड़ी प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है, तो जो बेसिक प्रॉब्लम है उनको कौन सोल्व करेगा? जो रूट लेवल की प्रॉब्लम है उनको कौन सोल्व करेगा? उस रूट लेवल की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, लोगों की बिल्कुल छोटी से छोटी परेशानी को सोल्व करने के लिए ही लोकल गवर्नमेंट का नया आइडिया जोड़ा गया। मैंने बोला था सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ संविधान के शुरुआत में 2 ही थी, लोकल गवर्नमेंट बाद में जोड़ी गई है। कैसे जोड़ी गई वो भी आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अब आप पूछोगे सर यहां हम एमपी चुन रहे हैं, यहां हम एमएलए चुन रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट में हम किसको चुनते हैं? तो वो देखिएगा अब आप। लोकल गवर्नमेंट, देखिए लोकल गवर्नमेंट को आपको 2 पार्ट्स में मैं बताता हूं। ठीक है, फर्स्ट है पंचायती राज, पंचायत। ठीक है, पंचायत कहां होती है? विलेजेस में होती है, पंचायत इन विलेजेस। ये कहां पर होगी? विलेजेस में। रूरल एरिया में क्या सिलेक्ट करी जाती है? पंचायत सिलेक्ट करी जाती है। इस पंचायत में कौन होता है? सरपंच होता है। सरपंच को आप वोट देके चुनते हो। पंच होते हैं, आप पंच को वोट देके चुनते हो। ओके, तो क्या होता है, ये जो सरपंच होता है ये पूरे गांव का हेड होता है, गांव का मुखिया होता है। और पंच क्या होता है? उस गांव को छोटे छोटे वार्डों में बांट दिया जाता है, तो उस वार्ड का हेड होता है। और सरपंच पूरे गांव का हेड होता है। तो हमने क्या, इनको सेलेक्ट करा। उसके बाद इधर आ जाते हैं म्युनिसिपैलिटीज इन अर्बन एरिया, म्युनिसिपैलिटीज इन अर्बन एरिया। ओके, म्युनिसिपैलिटीज इन अर्बन एरिया। जो शहरी एरिया है, जहां टाउन्स है, सिटीज है, वहां पे क्या सिलेक्ट होते हैं? म्युनिसिपैलिटीज। तो अब यहाँ पे हम किसको सेलेक्ट करते हैं? काउंसिलर को। किसको? काउंसिलर, काउंसिलर, जिसे हिंदी में पार्षद भी कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? पार्षद। आपने बहुत बार सुना होगा कि हमारे वार्ड का, ठीक है, अब टाउन को, सिटी को क्या कर दिया जाता है? छोटे छोटे वार्डों में बांट दिया जाता है, और हर वार्ड अपना एक क्या है? पार्षद, या इंग्लिश में बोले तो काउंसिलर सेलेक्ट करते हैं और काउंसिलर को चूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब क्या है? सरपंच चुना, काउंसिलर चुना। अब देखो, अब आप मुझे एक बात बताओ, एमपी दिल्ली में था, ठीक है, एमएलए आपकी स्टेट की कैपिटल में था, ज्यादा पॉपुलेशन थी, ज्यादा लोग थे। अब क्या है? सरपंच आपके गांव में रहता है या नहीं रहता? काउंसलर आपके वार्ड में, आपकी टाउन में रहता होगा, ज्यादा दूर नहीं रहता। ओके, कहा आपके टाउन में रहता होगा, ज्यादा दूर नहीं रहता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये जो दोनों लोग हैं इनको पर्सनली भी जानते हो।
ठीक है, आपके एरिया में से, आपकी लोकेलिटी में से तो कोई लोग है ये जिनको आपने चुना है, ठीक है भाई, ये एक्स पर्सन है तो इसको जानते हो आप लोग सरपंच को, क्या भाई हमारा सरपंच हुआ है, ठीक है ठीक है। अब कोई भी काम होगा, सड़क टूट गई, जाओ भाग के सरपंच के पास, सरपंच जी सड़क टूट गई, सड़क सही करो, सुनेगा आपकी, सुननी पड़ेगी। पार्षद साहब नालियां टूटी हुई है, स्ट्रीट लाइट हमारे सही नहीं है, सही कराओ, पार्षद तो जाओ बोलो, वो करेगा। अब देखो क्या होता है, इन लोगों के काम करने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं, ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों? इसके दो कारण है, पहला है पॉलिटिकल रिलेशंस और दूसरा है आपके जो पर्सनल रिलेशंस होते हैं वो। तो देखो पॉलिटिकल रिलेशंस तो इसलिए कि अगर ये लोगों ने काम नहीं करा तो अगली बार कभी भी चुनाव हुए तो क्या इनको नहीं जिताएंगे। आप लोग बोलेंगे नहीं नहीं सरपंच जी आपने तो काम करा ही नहीं, हम क्यों जिताए आपको, नहीं नहीं पार्षद साहब आपने तो काम करा ही नहीं, क्यों जिताऊं मैं आपको, तो क्या है आप नहीं जिताओगे। बट और दूसरी चीज क्या है, पर्सनल रिलेशन ऐसे, ये जो सरपंच है ये भी आपके गांव में रहता है, तो अब क्या है कल को आपने इसने किसी का काम नहीं करा तो जो पर्सनल रिलेशन है वो भी क्या होंगे, खराब होंगे। वो सोचेगा यार ये तो मेरा काम करता ही नहीं है, बेकार आदमी, छोड़ो इससे बात करना ही छोड़ो, ठीक है। तो क्या रिश्तों में भी खटास आना शुरू हो जाती है, तो इसलिए कोशिश करते हैं लोग कि पूरा पूरा काम किया जाए। तो लोकेलिटी की जो लोकल प्रॉब्लम्स थी, भाई सड़कें नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, सैनिटेशन फैसिलिटी अच्छे से नहीं है, उन सबको सही कराने के लिए जो लोकेलिटी की लोकल प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करने के लिए लोकल गवर्नमेंट को चुना जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मैंने पहले भी बोला है, शायद इतना प्यार से इतना अच्छे से सोशल स्टडीज तो शायद कोई टीचर नहीं पढ़ाता होगा जितना कि मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूं। ओके, और फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। लोकल गवर्नमेंट की जो पूरी कहानी थी वो पूरी कहानी मैंने आपको बता दी, किसको सिलेक्ट करते हैं, कौन बनता है और क्यों चुनते हैं, कौन सी लोकेलिटी, और कैसे ट्रिक भी बता दी आपको कैसे उसको याद रखना है। अब हम लोग आज चर्चा करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की। अब डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है ये देखो, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, द पावर्स इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन to local government, and given to local government is called decentralization, is called decentralization। देखो क्या होता है डिसेंट्रलाइजेशन, पावर्स इज टेकन अवे, ठीक है, पावर्स क्या है, ली जा रही है, ले ली किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से, इनसे क्या करा, पावर को ले लिया। भाई जितनी आपके पास पावर है, जितना आपका जो जुरिस्डिक्शन है, पावर लिमिट है, उसको थोड़ा सा कम करो, थोड़ा सा दो, और वो किसको देना है, लोकल गवर्नमेंट को देना है। तो इन दोनों से पावर लेके क्या है, इसको पास कर दी कि भाई अब जो ये आज तक ये काम सेंट्रल गवर्नमेंट करती थी, ये स्टेट गवर्नमेंट करती थी, इनकी जो कुछ पावर्स है वो हमने लोकल गवर्नमेंट को दे दी। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट, संविधान में स्टार्टिंग में सेंट्रल और स्टेट ही था, इन्हीं के पावर्स बता रखी है, यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट में इन्हीं की पावर बता रखी है, तो लोकल गवर्नमेंट की पावर्स का है, तो इनकी पावर्स कम करके इनको पावर दे दी गई। अब आप पूछोगे सर इनके लिए भी कोई लिस्ट है, इसके लिए कोई लिस्ट नहीं बना रखी, इसके लिए कोई लिस्ट नहीं बना रखी। पंचायत में 18 आइटम्स डाल रखे हैं, 18 सब्जेक्ट डाल रखे हैं जिन पे इनको काम करना होता है, और म्युनिसिपालिटीज में 29 सब्जेक्ट डाल रखे हैं, कितने, 29 सब्जेक्ट डाल रखे हैं जिन पे काम करना होता है। तो इनकी वैसे लिस्ट नहीं है, पर हाँ इनकी जो एक अलग से सेपरेट जुरिस्डिक्शन बना रखा है, तो वो बता रखा है कि 18 आइटम्स पे आपको काम करना, 29 आइटम्स में इनको काम करना। तो ये क्या होता है, हमारा डिसेंट्रलाइजेशन होता है। अब क्या है स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा, अब जरूरत यह आती है कि डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत क्यों है भारत में, वाई डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, डिसेंट्रलाइजेशन क्यों करा गया भारत में, ये देखते हैं। वाई डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, भारत में डिसेंट्रलाइजेशन क्यों हुआ ये जानना है। सबसे पहला पॉइंट, मेनी states of India is too much large than independent
कंट्रीज ऑफ यूरोप। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया, जो भारत के बहुत से स्टेट्स ऐसे हैं जो टू मच लार्जर देन इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ यूरोप। यूरोप की जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज है, जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में बात करी थी, बेल्जियम यूरोप की एक कंट्री है, जो क्या है, उससे बड़ा तो हमारा हरियाणा ही, उससे बड़ा तो हमारा हरियाणा ही है, तो बेल्जियम से बड़ा तो हरियाणा ही है। तो आप सोचो जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज है यूरोप की, उनसे भी बड़ा एरिया में हमारे क्या है, स्टेट्स है। तो उन स्टेट्स की छोटी से छोटी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए इसलिए हमें क्या है, रूट में पहुंचना पड़ा, बिल्कुल एक रूट में गवर्नमेंट बनाने की जरूरत पड़ी। नेक्स्ट, लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स सॉल्व एट लोकल लेवल। देखो अब क्या है, बहुत सी प्रॉब्लम्स है भाई, सड़कें टूट गई, वो है, स्ट्रीट लाइट्स की है, किसी को राशन नहीं मिल रहा है, और कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है, वो सारी प्रॉब्लम्स क्या है, लोकल लेवल पे ही सोल्व हो जाएगी। मतलब क्या होगा, जो एक कॉमन मैन होता है उसकी जो बेसिक नीड्स होती है या जो बेसिक प्रॉब्लम्स है, वो बेसिक प्रॉब्लम्स क्या है, लोकल लेवल पे सोल्व हो जाएगी। तो एमपी एमएलए तक वो बात जाएगी नहीं, और वो क्या है, बड़े लेवल पे काम कर पाएंगे, इंडस्ट्री सेटअप करना है, बड़े बड़े स्कूल्स कॉलेजेस खोलना है, तो ऐसे क्या है, कंट्री के ज्यादा डेवलपमेंट होगा। तो लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व एट लोकल लेवल पे ही क्या है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसी में आप एक बात और जानिए कि लोकल पीपल को क्या होता है, उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो ज्यादा से अच्छे से नॉलेज होता है। आज आप बताइए, आप जिस वार्ड में रहते हैं, जिस कॉलोनी में रहते हैं, उस कॉलोनी में क्या क्या प्रॉब्लम है, वो एमपी एमएलए से ज्यादा किसको पता है, आपको पता है, आपके वार्ड में जो आदमी रहता है उसको पता है। ठीक है, तो जो लोकल पीपल होते हैं उनको अपनी प्रॉब्लम्स का ज्यादा नॉलेज होता है, ज्यादा पता होता है, तो इसलिए क्या है, वो इजिली, और उसी वार्ड में कोई पर्सन रह रहा होगा, वही सरपंच बनता है, कोई पंच बनता है, कोई काउंसिलर पार्षद बनता है, तो ये क्या है, इजिली जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं और प्रॉब्लम्स को सही से आइडेंटिफाई करके उन पे काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब दे नो वेरी वेल हाउ स्पेंड मनी। ओके, अब ये जो यहाँ के लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, वो अच्छे से जानते हैं पैसे को खर्च कहाँ करना है, स्पेंड कहाँ पे करना है, वो बहुत अच्छे से जानते हैं। उनको पता भाई स्ट्रीट लाइट सुधरवाना ज्यादा जरूरी है, तो उस पर ज्यादा पैसा खर्च करेंगे, करवाएंगे। ठीक है, सड़कें सुधरवाना ज्यादा जरूरी है, तो क्या होता है कि दे नो वेरी वेल हाउ स्पेंड मनी। नेक्स्ट पॉइंट, पीपल directly participated in decision making। ओके, और पीपल क्या है, जो लोग हैं, अब वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करने लगे हैं किसमें, डिसीजन मेकिंग में। कैसे डिसीजन मेकिंग में, देखो आप अगर जब पंचायत वाला रूल पढ़ोगे ना, पंचायत को जब डिटेल में पढ़ोगे, तो उसमें ग्राम पंचायत और ग्राम सभा का डिफरेंस है। तो ग्राम सभा जितने भी लोग वोटर्स होते हैं ना, वो सब उस डिसीजन में पार्टिसिपेट करते हैं और बताते हैं क्या करना है क्या नहीं करना, सरपंच को, पंचों को। तो वो क्या है, डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट लोग अब करने लग गए हैं। ओके, यहां तक आपको बात क्लियर। अब देखो, एक डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का एक प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी है, क्या है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। क्या है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल है कि जो सेल्फ गवर्नमेंट है, लोकल, हम खुद पर्सन क्या करें, सेल्फ गवर्नमेंट, खुद सरकार को चलाए। ओके, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, ये डेमोक्रेसी का जो प्रिंसिपल है, इस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से भाई हमें क्या है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है भाई, लोगों का राज, लोगों का रूल। तो लोगों का रूल क्या है, खुद का रूल होना चाहिए, पब्लिक का रूल होना चाहिए। तो ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाला जो आइडिया है, हम लोगों ने किससे अचीव कर लिया,
लोकल गवर्नमेंट से अचीव कर लिया। कैसे अचीव कर लिया? लोकल गवर्नमेंट, क्योंकि अब डायरेक्ट लोगों का रूल हो रहा है ना, खुद डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, खुद बता रहे हैं पैसा कहाँ खर्च करना है, खुद की प्रॉब्लम्स खुद सोल्व करवा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, जो डेमोक्रेसी का जो प्रिंसिपल है वो भी हमारा क्या है, इजिली अब सोल्व हो गया। यहां तक कि आपकी बात क्लियर, ये आपको समझ में आ गया कि मैंने क्या समझा है? ओके, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बताएं। अब हम लोग आते हैं कि क्या क्या प्रोविजंस किए गए हैं लोकल गवर्नमेंट को लेकर और कैसे लोकल गवर्नमेंट हमारे इंडिया में आया है। ओके, प्रोविजंस फॉर लोकल गवर्नमेंट। गर्मी बहुत ज्यादा है बच्चों, अपना ध्यान रखें, खूब पानी पिए, स्वस्थ रहें, तभी जाके कुछ अच्छा काम हो पाएगा। प्रोविजंस फॉर लोकल गवर्नमेंट, प्रोविजंस फॉर लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट के लिए प्रोविजंस। सबसे पहला, अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन in 1992 for effective working of local government। ओके, अब क्या हुआ, अमेंडमेंट किया गया संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया। अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंजेस करना, बदलाव करना। कब किया गया? 1992 में करा गया, जिससे कि क्या हो, इफेक्टिव वर्किंग हो सके लोकल गवर्नमेंट का। मतलब अब लोकल गवर्नमेंट उसमें जोड़ दी गई है, किसमें? संविधान में जोड़ दी गई है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, होल्ड रेगुलर इलेक्शंस। दूसरा क्या काम करना है कि रेगुलर इलेक्शंस आपको क्या है, कंडक्ट करवाने हैं। रेगुलर इलेक्शंस का मतलब है एवरी 5 ईयर्स, हर 5 साल के बाद आपको क्या है, कंडक्ट इलेक्शंस करवाने। अब आप पूछोगे सर इलेक्शंस करवाएगा कौन? इंडिपेंडेंट बॉडी इलेक्शन करवाएगी, इंडिपेंडेंट बॉडी इलेक्शन करवाएगी। तो वो इंडिपेंडेंट बॉडी कौन होगी? एक नई बॉडी सेटअप करी गई जिसका नाम रखा गया स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन कौन चुनाव कराएगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन चुनाव कराएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सीट्स रिजर्व्ड फॉर एससीज, एसटीज, ओबीसीज। ओके, सीट रिजर्व करी गई किन के लिए? शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों के लिए और अदर बैकवर्ड क्लास के लोगों के लिए। ओके, 1/3 पोस्ट are reserved for women's। ओके, 1/3 पोस्ट किसने रिजर्व, किसके लिए रिजर्व करी गई? वुमेन्स के लिए। ओके, तो यहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन देने की भी इच्छा जताई गई कि एससी, एसटी, ओबीसी जो बैकवर्ड कम्युनिटीज है, वुमेन जो बैकवर्ड है, उनको क्या हो, इक्वल प्रेजेंटेशन, इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले। लास्ट पॉइंट हम लोग जानते हैं, लास्ट पॉइंट है स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड पावर एंड रेवेन्यू टू लोकल गवर्नमेंट। ओके, स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है वो क्या करे, पावर और रेवेन्यू, पैसा और शक्ति, शक्ति और पैसा किसको दे? लोकल गवर्नमेंट को दे। ठीक है, तो ये क्या थे, प्रोविजंस हो गए भाई। पहले अमेंडमेंट करा गया, फिर बोला गया कि आप हर 5 साल में इलेक्शंस कराओगे। कौन कराएगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन कराएगा। एससी, एसटी, ओबीसी के लिए सीट रिजर्व करी गई, 1/3 पोस्ट वुमेन्स के लिए रिजर्व करी गई और इनको पावर और रेवेन्यू कौन देगा? स्टेट गवर्नमेंट देगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया में। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वीडियो पार्ट 8 आएगा उसमें हम लोग जानेंगे कि ये लोकल गवर्नमेंट फंक्शन क्या करती है और कैसे करती है और क्या इनकी इंपोर्टेंस हमारे देश में रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा आपको आज का हमारा वीडियो लेक्चर कैसा लगा। और आप अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, बोर्ड की तैयारी करते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।